फिर भारत की तारीफ की है। इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए तारीफ की। इमरान खान तो शुरू से ही भारत के फैन हैं। उनको पता है कि भारत जो है वो वैश्विक तौर पर प्रतिनिधित्व करता है पूरी दुनिया का, और इमरान खान अक्सर मंच जितने वैश्विक मंच होते हैं वहां से तारीफ करते आए हैं। अब की बार जो लॉन्ग मार्च निकल रहा है उसमें उन्होंने तारीफ की है, और ये भारत कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन दोनों देशों की विदेश नीति में बहुत बड़ा फर्क है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, हमें भारत से सीखने की जरूरत है। इमरान ने यह भी कहा है कि भारत कोर्ट में अमेरिका के साथ है, लेकिन वो रूस से सस्ते में भी तेल खरीद रहा है। मतलब पाकिस्तान जो है वो भारत का मुरीद तो शुरू से रहा है। इमरान खान ने अभी तारीफ की है लॉन्ग मार्च में। एक हम मुल्क चाहते हैं जो सॉवरन हो, कौम के फैसले कौम में हो, और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है। हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनका जो आका है वो नाराज ना हो जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। पुलिस को कल महरौली के जंगल से शरीर के 2 अंग मिले हैं। ये दोनों श्रद्धा के हैं या फिर किसी और के, इसका पता लगाने के लिए पुलिस दोनों अंगों की जांच के लिए भेजेगी पुलिस इसको। कल महरौली के जंगल में करीब 10 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। 16 थानों की पुलिस कल सर्च ऑपरेशन में शामिल थी। सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 16 थानों की पुलिस थी, 10 घंटे चला ये ऑपरेशन। 2 टुकड़े मिले हैं। अब इसकी जांच की जाएगी कि ये श्रद्धा के अंग के टुकड़े हैं या फिर कुछ और है। इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा। ध्रुव, क्या जानकारी है? जो 2 टुकड़े मिले हैं उसके बारे में कुछ नया निकलकर सामने आया है क्या? जी विवेक, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये है कि कल जो है 10 घंटे तक महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। 16 थानों की पुलिस थी। इसमें 2 इंसानी जो है बॉडी पार्ट्स मिले हैं। अब इनको जांच के लिए भेजा गया है। अब जांच के बाद ही तय होगा, इनसे मिलान किया जाएगा क्या ये श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स थे। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि गुड़गांव के सेक्टर 24 में जहाँ इसका आफ्ताब का ऑफिस था, सीवेंट नाम की कंपनी में जहाँ काम करता था, उसके आगे 30 मीटर की दूरी पर एक खाली प्लॉट था। वहां पर भी जो है सर्च ऑपरेशन किया गया था। कल मेटल डिटेक्टर लेकर के पुलिस गई थी, क्योंकि जो चाकू है, जिस धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े करने में, जो है वो उम्मीद है पुलिस को, क्योंकि जो पूछताछ में जैसा पता चला कि शायद वहां हो सकता है, लेकिन वहां पर कल की जो तब से जो जानकारी मिली है कि वहां कुछ ऐसा धारदार हथियार पुलिस को नहीं मिला। लेकिन उससे एक दिन पहले भी वहां पर गई थी, कुछ पॉली बैग मिले थे ब्लैक कलर के, वो पुलिस अपने साथ ले गई। ये तमाम सबूत जो है जुटाने की कोशिश चल रही है पुलिस द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से अब देखिए 17 तारीख को 5 दिन की जब रिमांड मिली थी, अब रिमांड का वक्त भी थोड़ा जो है जिस तरह से जाता जा रहा है, तो तमाम कड़ियां जो है जोड़नी पुलिस के लिए, सबूत जुटाने जो है वो काफी अहम है। जी विवेक। ध्रुव, क्या जिस दफ्तर में काम करता था आफ्ताब, वहां के किसी शख्स से, किसी और एम्प्लॉय से पुलिस ने अब तक तफ्तीश की है या वो तफ्तीश के दायरे में है? देखिए आपको मैं बताऊं कि अभी तक जो है पुलिस अलग अलग जगहों पर, जहां जहां ये लोग गए थे, जिस जगह पर जो है चाहे वो ऋषिकेश हो, हिमाचल हो, मुंबई हो, सब जगह पर लोगों से पूछताछ कर रही है, सबूत जुटाने में जो है लगी हुई है। आपको मैं बताऊं मुंबई की तरफ भी, मुंबई में भी वसई के इलाकों में जहां जहां लोग थे वहां भी पुलिस गई है, तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। धीरे धीरे करके तमाम जो जानकारियाँ जो हैं, सबूत हैं, वो सब जुटा रही है। लोगों से बातचीत करके जो कड़ियाँ जो कहानी बताई गई हैं उनके जो है सबूत इकट्ठा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया ध्रुव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता देते हैं। दिल्ली पुलिस
मुंबई में श्रद्धा के मैनेजर करण का बयान दर्ज करेगी। जिस कंपनी में श्रद्धा काम करती थी उसमें मैनेजर था करण। आफताब श्रद्धा से मारपीट करता था, ये करण को खुद श्रद्धा ने बताया था। और क्योंकि श्रद्धा ने उनसे बातचीत की थी तो हत्या के बाद अब करण से बात की जाएगी कि कोई नया सुराग, कुछ नया निकलकर अगर सामने आता है इस बातचीत के बाद। पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब जो श्रद्धा का मैनेजर था करण, उसका बयान भी इस मामले में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धा अपने साथ हुई मारपीट के बारे में अपने मैनेजर करण को बताया करती थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ध्रुव हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव, इस बारे में क्या जानकारी है? करण से क्या पूछताछ होगी और अभी क्या है करण की लोकेशन? देखिए, दिल्ली पुलिस मुंबई के वसई में गई है। वसई इलाके में आपको बताएं, श्रद्धा जो है यहाँ पर काम करती थी एक कॉल सेंटर में। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में श्रद्धा ने जो अब ये बात बताई थी कि उसके जो है गर्दन में और पीठ में दर्द की शिकायत है। तो ये जो मारपीट की बात है जो अपना मैनेजर करण इसको जो है करण को बताई थी, और करण ने ही जो श्रद्धा को एक शख्स जो यहाँ पर काम करता था गार्डविन, उसकी मदद से इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 3 दिन तक वसई के ओजोन हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। उसके बाद जो है सुधार हुआ था सेहत में। तो इन सभी लोगों से जो है पूछताछ दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। इनसे पूछताछ की जाएगी। और जो है तमाम और भी जो लोग हैं, क्योंकि वसई के इलाके में जब दिल्ली शिफ्ट हुए थे उससे पहले 3 अलग-अलग लोकेशन पर रहे थे। सभी लोगों से जो है अलग-अलग लोगों से और जितने भी महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। ध्रुव, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। ये बड़ी खबर मुंबई से है, जहां श्रद्धा केस में 2 लोगों ने खुद दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है। कल मुंबई में एक महिला और पुरुष दिल्ली पुलिस के सामने पहुंचे। महिला श्रद्धा की दोस्त बताई जा रही है। ध्रुव मिश्रा जिस तरह जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो करण आफताब का, जहां श्रद्धा, माफ कीजिएगा, श्रद्धा काम करती थी पहले, वहां के मैनेजर करण ने ये बात की जानकारी दी है कि आफताब किस तरह श्रद्धा को मारपीट करता था। और अब ये एक और बड़ी खबर, जहां पर 2 लोग मुंबई में दिल्ली पुलिस के सामने आए, एक महिला और पुरुष। हमारे साथ मुंबई से अल्पेश करकरे जुड़ रहे हैं। अल्पेश, ये 2 लोग खुद सामने आए हैं, जिसमें से एक महिला श्रद्धा की दोस्त बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में श्रद्धा मामले में तपास करने के लिए मुंबई पहुंची थी। 2 दिन लगातार उन्होंने 4 जनों का यहाँ पर बयान है वो दर्ज किया है। उसमें महत्वपूर्ण बयान जो श्रद्धा की फ्रेंड थी महात्रे, उनका किया गया है। वो खुद से ही सामने आकर उन्हें बताना चाहती थी पुलिस को, इसलिए उनका भी बयान उन्होंने दर्ज किया है। श्रद्धा ने कोई बातें हैं वो महात्रे को कही थी और उसका और भी एक दोस्त था, उनको भी कही थी। वही बयान है दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है और उसी प्रकार से अभी आगे की जांच शुरू है। इसमें हम आपको बता दें कि कल ही एबीपी माझा के संवाददाता है, उनसे बात करते समय श्रद्धा के जो पिता है उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि श्रद्धा के मामले में आफताब के घर में हम शादी का प्रस्ताव लेके गए थे 2019 में, पर वो प्रस्ताव उसके घर वालों ने फेटाल दिया था। और वो प्रस्ताव के बाद में 6 महीने के बाद में उसी टेंशन में श्रद्धा की मम्मी भी, जी अल्पेश एक बात बताइए, श्रद्धा की मम्मी भी डेथ डेथ हुई निकलकर सामने आई है, ये कितने दिनों पुराने, मतलब ये कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड है या फिर साथ काम किया करते थे? इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? जो महात्रे श्रद्धा की फ्रेंड है वो उसके ऑफिस में काम करती थी, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिली है। मात्र वो उसकी कितने सालों से उसकी फ्रेंडशिप थी वो अब तक स्पष्ट नहीं हुई। मात्र दिल्ली पुलिस ने उसका बयान कल दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस जो रात देर तक इन 4 जो उनके कलीग थे और नजदीकी दोस्त थे उनके बयान दर्ज कर वापिस वसई से दिल्ली लौट गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। विवेक, ठीक है अल्पेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली पुलिस ने गॉडविन नाम के शख्स का बयान दर्ज किया है। श्रद्धा के मैनेजर ने गॉडविन को श्रद्धा के साथ मारपीट की जानकारी दी थी। गॉडविन का छोटा भाई श्रद्धा की कंपनी में काम करता था। श्रद्धा के मैनेजर के कहने पर गॉडविन की मदद के लिए वो गया भी था। गॉडविन ने श्रद्धा का इलाज करवाया। आफताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई। अल्पेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अल्पेश, गॉडविन ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, क्या उस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया था? इस बाबत कोई जानकारी?
श्रद्धा का पूर्व मैनेजर, श्रद्धा मालाड में जिस कॉल सेंटर में काम करती थी, उसके मैनेजर करण बेहर जो है, करण बेहर के दोस्त है गॉडविन, उनको उन्होंने बताया था कि श्रद्धा को मारपीट होती है। उसी के वजह से गॉडविन ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि श्रद्धा को मारपीट होती है। उसी जो लिंक है, उसी तरह गॉडविन का जवाब है वो कल वसई में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। और गॉडविन ने अधिक पूर्व माहिती दी, जो इन्फॉर्मेशन दी है कि श्रद्धा को कैसे प्रकार से आफ्ताब तकलीफ देता था, वो भी उन्होंने उसमें कहा है। और महत्वपूर्ण एक बयान उसमें दर्ज दिल्ली पुलिस ने किया है। आगे जाकर वो गॉडविन का जो बयान है उसमें से और भी कुछ क्लूज है, वो श्रद्धा मामले में बाहर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, गुरुग्राम के जंगलों में हथियार की तलाश हुई। हत्या के बाद हथियार गुरुग्राम के जंगल में फेंकने का शक था पुलिस को। तलाशी में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही है, हर जगह पर जांच की जा रही है जहां जहां शक है। अब गुरुग्राम में क्योंकि आफ्ताब का ऑफिस था, वहां पर पुलिस की टीम गई, जांच किया, लेकिन वहां भी मर्डर वेपन नहीं मिला। मेटल डिटेक्टर लेकर टीम गई थी पुलिस की, वहां भी ऑफिस के आसपास जितने खाली इलाके हैं जहां वो फेंक सकता था, जिसकी संभावना बनती थी कि यहां पर मर्डर वेपन हो सकता है, आफ्ताब लाश के टुकड़े करने के बाद उसे फेंक सकता है, वहां पुलिस गई, लेकिन अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सोमनाथ में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी की 4 जनसभाएं हैं। वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाड में रैलियां करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री लौट आएंगे और रात में विश्राम राजभवन में करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धुआंधार प्रचार बीजेपी में गुजरात में बीजेपी का, और सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी का ये शंखनाद, जहां दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद 5 घंटे में 4 रैलियां करने का प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गुजरात में लगातार बीजेपी की कैंपेनिंग चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है, रैलियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री खुद गुजरात के इस महासमर में उतर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री सोमनाथ के मंदिर में जाने वाले हैं, पूजा करेंगे। वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में रैलियां भी करने वाले हैं। सोमनाथ के मंदिर जाएंगे, वक्त होगा करीब 10 बजे के आसपास का, 10:30 बजे के आसपास वो पूजन करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदारी संभाल ली है गुजरात के चुनाव प्रचारों की। लगातार धुआंधार रैलियां करने वाले हैं। पीएम राजभवन में आज की रात बिताएंगे, उसके पहले वो रैलियां करेंगे वेरावल में, धोराजी में, अमरेली में और बोटाद में। प्रधानमंत्री मोदी अभी गुजरात में है, लगातार रैलियां करेंगे। आप सोमनाथ मंदिर जाएंगे, आज 4 रैलियां होंगी, उसके बाद आज की रात गुजरात में ही वो गुजारने वाले हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। गुजरात चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी उनके रणनीति से जुड़ी है ये बड़ी खबर। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी खुद डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में पीएम वोटर्स को वोटर स्लिप भी दे सकते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही वोटर्स को उनकी वोटर स्लिप भी थमा सकते हैं। तो पूरी तरह से यहां पर तूफानी अंदाज में बीजेपी का ये चुनाव प्रचार और प्रचार की कमान संभाले हुए आगे दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोर टू डोर कैंपेन यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक नागरिक से कनेक्ट करने के लिए, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जिम्मा खुद लिया है। और ये भी खबर है कि वो डोर टू डोर कैंपेन में वोटर्स को वोटर स्लिप भी थमा सकते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको दिल्ली एमसीडी से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं। इसके चुनाव के लिए बीजेपी आज मेगा रोड शो करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह कैंपेन की शुरुआत करेंगे। आज कुल 14 जगहों पर बीजेपी का रोड शो होना है। इसमें कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आज से बीजेपी आ चुकी है और लगातार कई नेता, बड़े नेता, बड़े नाम दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आने वाले हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, इतने बड़े चेहरे, 250 सीटों वाला एमसीडी चुनाव, और क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, और यही बीजेपी की एक तरह से पहचान रही है, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव क्यों रहा हो। अभी आप जिक्र कर रहे थे गुजरात चुनाव की, जहां पर बागडोर खुद प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। तो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव है, नगर निगम का एक चुनाव है, लेकिन उसमें भी कई केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अगुवाई करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोड शो करेंगे, वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, मीनाक्षी लेखी का नाम है, उसके अलावा कई सांसद, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी से समझ में आता है कि बीजेपी के लिए ये दिल्ली नगर निगम चुनाव भी कितना मायने रखता है। एक तरफ गुजरात चुनाव है जहां पर तमाम बड़े नेता तो जाहिर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके बीच में अगर दिल्ली नगर निगम चुनाव हो रहा है तो वहां पर बीजेपी ताकत नहीं झोंक रही। बीजेपी ने इसी कड़ी में आज जो ताकत झोंकी है, तो शाम को 5 बजे से लेकर के रात में 8-9 बजे तक लगातार कई सारे रोड शो हैं और जिसमें पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता शामिल होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझना जरूरी है और वो ये है कि दिल्ली के नगर निगम जो कि पहले 3 होते थे, उनका एकीकरण हो चुका है, यानी कि 3 की जगह 1 नगर निगम हो चुका है। ऐसे में इस नगर निगम का जो मेयर होगा उसकी शक्तियां लगभग दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर होंगी और यह हमको पता है कि आज की तारीख में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के पैदल उनको एक अपना जो नेता मिल सकता है और इस वजह से बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है। और वो करें इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, पड़ोसी देश नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। वहां आम चुनाव के लिए आज मतदान है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नेपाल के करीब 1,80,00,000 मतदाता देश की अगली सरकार के साथ साथ नेपाल के भविष्य का भी फैसला करेंगे। आज एक साथ केंद्र सरकार के साथ साथ विधानसभाओं के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो आज है नेपाल में चुनाव और एक साथ यहां होते हैं चुनाव। केंद्र सरकार के साथ साथ विधानसभाओं के लिए भी एक साथ ही वोट डाले जाते हैं। नेपाल में केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ ही होते हैं। पूर्व मंत्री केपी शर्मा ओली और मौजूदा पीएम जो शेर बहादुर देउबा हैं, इनके बीच में सीधा मुकाबला है। अब ये भी काफी अहम हो जाता है कि अब की बार का ताज नेपाल की जनता शेर बहादुर देउबा के मत्थे पर रखेगी या फिर केपी शर्मा ओली पर रखेगी। इसलिए क्योंकि जब से जो पहले इसके केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने भारतीय सीमा को लेकर काफी कुछ विवादित बयान भी दिए थे। जब से ड्रैगन की छत्रछाया नेपाल के सत्ताधीशों पर पड़ी है, तब से उनके बोल बदलने लगे हैं। कई जगह पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। कुछ भारत के समर्थन में प्रदर्शन हुए, कुछ केपी शर्मा ओली का जो बयान आया था उसके बारे में भी प्रदर्शन हुए। तो ये चुनाव भी इन मायने में भी अहम हो जाता है कि अब की बार नेपाल की जो जनता है वो किसके माथे पर सेहरा जो जीत का है वो पहनाएगी, कौन सत्ता पर बैठेगा। आज है चुनाव, डाले जाएंगे वोट केंद्र और विधानसभा दोनों के लिए। और इस बीच बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जानिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आपको सबसे ताजा खबर बता रहे हैं, अनंतनाग का इलाका जम्मू कश्मीर का, वहां चल रहा है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यहां कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन उधर से फायरिंग करने लगे सुरक्षा बल। उसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। अभी की खबर, मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। अनंतनाग का इलाका, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी। आसिफ, इस एनकाउंटर के बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, ये एनकाउंटर एक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है, जिसमें 1 से 2 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी। चकगढ़ू इलाका जो कि बिजबेहरा में है, यहाँ पे 2 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर के बाद देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास एक ऑपरेशन शुरू किया गया था और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई है और दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। मिलिटेंट एक मकान में छुपे हुए हैं जिसको घेरे में लेकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं है। जी, श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का कल हो सकता है नार्को टेस्ट। हालांकि पहले और टेस्ट होंगे। दिल्ली में रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में होगा यह टेस्ट। कोर्ट का 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने का आदेश। एबीपी न्यूज के पास नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी। आरोपी आफ्ताब से पूछे जाएंगे करीब 50 सवाल। दिल्ली पुलिस की टीम व्यक्तिगत ब्यौरे से लेकर हत्या के मकसद तक की लेगी पूरी जानकारी। दिल्ली एफएसएल में डायरेक्टर दीपा वर्मा से एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने की बात। दीपा वर्मा ने कहा, फिलहाल आफ्ताब के नार्को टेस्ट की जानकारी नहीं। बताया नार्को टेस्ट से पहले कई और टेस्ट कराने होते हैं। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या के 5 महीने बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी आफ्ताब 18 अक्टूबर को शव के कुछ टुकड़े फेंकते दिखा। शव के टुकड़े फेंकने के लिए लगाए थे 3 चक्कर। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने महरौली के जंगल में फिर 10 घंटे चलाया सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक इंसानी शरीर के 2 अंग मिले। ये अंग श्रद्धा के हैं या नहीं, होगी इसकी जांच। श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम के जंगल में दूसरे दिन भी मेटल डिटेक्टर से हथियार की तलाश की, लेकिन अभी नहीं मिल पाया कोई सुराग।
श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पर कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में श्रद्धा के 4 दोस्तों गॉडविन, राहुल, करण और शिवानी के बयान दर्ज किए हैं। करण को श्रद्धा ने आफ्ताब के मारपीट के बारे में भी बताया था। मुंबई में दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के दोस्त गॉडविन ने दी अहम जानकारी। कहा, आफ्ताब ने जब श्रद्धा को पीटा था तब उसने श्रद्धा का इलाज कराया और पुलिस में भी दर्ज कराई थी शिकायत। मुंबई में श्रद्धा के पिता विकास वालकर से एबीपी नेटवर्क के चैनल मां जाने फोन पर की बातचीत। विकास ने कहा, श्रद्धा की शादी के लिए आया था आफ्ताब के घर, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके परिवार ने भी सहमति नहीं दी। श्रद्धा मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। परिवार से अलग होकर रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाएगी जांच स्क्वाड। महाराष्ट्र के मंत्री एमपी लोढ़ा ने दी जानकारी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हिमाचल प्रदेश के कुल्लू। श्रद्धा आफ्ताब के ठहरने वाले गेस्ट हाउस के मालिक कमली चंद का बयान दर्ज। अप्रैल में कुल्लू गए थे श्रद्धा और आफ्ताब। श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जलाया आफ्ताब का पोस्टर। आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। कहा, श्रद्धा की हत्या के पीछे लव जिहाद बड़ी वजह। श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में प्रयागराज में वकीलों का कैंडल मार्च। श्रद्धा वालकर को श्रद्धांजलि दी। आरोपी आफ्ताब को जल्द फांसी देने की मांग की। लगाए जस्टिस फॉर श्रद्धा के नारे। श्रद्धा हत्याकांड पर बरेली में वीएचपी नेता साध्वी प्राची की चेतावनी। कहा, बेटियों की रक्षा के लिए हिंदुओं को कानून हाथ में लेना पड़ सकता है। आफ्ताब के 500 टुकड़े करने चाहिए। सूरत में बीजेपी सांसद रविकिशन ने श्रद्धा हत्याकांड को बताया लव जिहाद। कहा, मेरी रूह कांप गई। कोई प्यार करने वाला कैसे इतना दुर्दांत हो सकता है। आतंकवाद का रूप बदलता है। लव जिहाद के रूप में यह आतंकी आया है। श्रद्धा हत्याकांड पर बोली बिहार बीजेपी की नेता पूनम शर्मा। कहा, आफ्ताब को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, फिर 35 के बदले 70 टुकड़े कर दिखाएंगे कि बेटी के साथ ऐसा करने पर कैसी सजा मिलती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना। पूर्व नौसैनिक के गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव के टुकड़े टुकड़े कर 2 दिन तक तालाब और जंगल में फेंका गया। हत्या के आरोप में पत्नी और बेटा दोनों गिरफ्तार किए गए। जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट में 12 दिन पहले हुई लड़की की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी हेमंत भदाड़े को राजस्थान के सिरोही से किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपराधी है। जबलपुर में मेखला रिजॉर्ट हत्याकांड के आरोपी हेमंत को 2 दिन के पुलिस रिमांड। कल फिर होगी कोर्ट में पेशी। आरोपी ने पूछताछ में कहा, किसी जितेंद्र कुमार को मारने के लिए कह रही थी लड़की, इसलिए कर दी हत्या। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिले जले कंकाल की हुई पहचान। हत्या का आरोपी चौकीदार गिरफ्तार। अवैध संबंध नहीं बनाने पर चौकीदार ने कर दी दोस्त की हत्या। शुक्रवार को मिला था कंकाल। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी। प्रेमी भांजे ने की प्रेमिका मामी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार को दिन दहाड़े बस स्टैंड के पास हुई थी वारदात। यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का मामला आया सामने। गुल मोहम्मद नाम के शख्स पर एक लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप। लड़की के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। गुल मोहम्मद की तलाश कर रही है पुलिस। लखनऊ के दुबग्गा हत्याकांड के आरोपी सुफियान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी। शुक्रवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया था गिरफ्तार। एक लड़की को छत से धक्का देकर मारने का आरोप। यूपी के बदायूं में विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रदीप कश्यप की गोली मारकर हत्या। झाड़ियों में मिला शव। परिवार का राशन कोटे के विवाद में हत्या का आरोप। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के रायबरेली में घर से संदिग्ध हालत में मिला एक महिला का शव। सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान। घर के अंदर बिखरा मिला सामान। अकेली रहती थी महिला। पुलिस को चोरी का शक। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में मेडिकल छात्रों से छेड़खानी कर रहा मनचला चढ़ा। डॉक्टरों के हत्थे। डॉक्टरों ने जमकर पीटा। पुलिस को सौंपा। अलग अलग नाम से पर्चे बनवाकर अस्पताल आने का आरोप। प्रिंसिपल से छात्रा ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम राजपाल सिंह को भूमाफियाओं से जान का खतरा। समाजवादी पार्टी के नेता पवन गुप्ता और गिरीश अग्रवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पवन गुप्ता ने कहा, एसडीएम के भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है। यूपी के आंबेडकर नगर में डॉक्टर के घर को पुलिसकर्मियों के कब्जे से खाली कराया गया। डॉक्टर के विरोध करने पर भी खाली नहीं कर रहे थे घर। डॉक्टर को बुलानी पड़ी पुलिस। बंद कमरे से बाहर निकले 2 पुलिस वाले।
लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में केजीके की महिला प्रोफेसर का वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। छात्राओं और महिला प्रोफेसर को बनाया था वीडियो, बाथरूम से निकलने पर हुआ था प्रोफेसर को शक। दिल्ली के होटल रेडिसन ब्लू के मालिक अमित जैन ने की खुदकुशी। शुरुआती जांच में बैंक का मोटा कर्ज होने की बात आई सामने। खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 ठग हुए हैं गिरफ्तार। 1 लैपटॉप, 1.5 लाख नगद और 21 लाख रुपए की पेंट की बाल्टियां बरामद की है। बिना पेमेंट के खरीदते थे लाखों का माल। हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख रुपए की वसूली का खुलासा। पुलिस डीलर के पूर्व नौकर और उसके साथी को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी थी फिरौती। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक नाबालिग की हत्या का खुलासा। आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की से रेप के बाद की हत्या, लाश को छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया था। केरल के कोच्चि में कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से 422 ग्राम सोना किया जब्त। 38 लाख रुपए से ज्यादा कीमत। दुबई से लाया जा रहा था सोना अंगूठियों के रूप में और इनरवेयर के अंदर से बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। ग्रेनेड के मामले की जांच में सुरक्षा बल की टीम जुटी हुई। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में विस्फोट। ऑटो में सवार यात्री और ड्राइवर झुलसे। घटनास्थल से टूटा हुआ कुकर बरामद। जांच कर रही है पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम। हैदराबाद में 22 अगस्त के सिर तन से जुदा करने वाले नारेबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगे थे सिर तन से जुदा करने के नारे। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मजदूर के घर 37 लाख रुपए कैश बरामद। सूचना के आधार पर एसएटीएफ ने मारा छापा। सूत्रों के मुताबिक पैसे रॉयल शेख से जुड़े हो सकते हैं। सीआईडी ने फरवरी में उसे हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की जेल में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से सीबीआई ने की पूछताछ। पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार है अनुव्रत मंडल। पटना में छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना कॉलेज में 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले ईंट पत्थर। छात्रों ने हवाई फायरिंग भी की। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। उपद्रवी छात्रों ने मीडिया को भी बनाया निशाना। मध्य प्रदेश के भिंड में शिवराज के मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे भारत सिंह की पुलिस ने निकाली हेकड़ी। शासकीय काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस वालों पर रौब झाड़ते दिखे थे इसलिए हुआ। जयपुर की पंचायत का तुगलकी फरमान। साले की पत्नी संपन्न होने पर पंचों ने जोड़ी को जूतों की माला पहनाई। किया अमान्य व्यवहार। 45,000 जुर्माना। 3 महीने पुराना वीडियो हुआ वायरल। आज पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे मंदिर। चुनावी रैलियां करने के बाद पीएम मोदी शाम को गांधीनगर लौट आएंगे और रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। आज गुजरात में पीएम मोदी की 4 जनसभाएं। वेरावल में सुबह 11 बजे, धोराजी में दोपहर 12:45 पर, अमरेली में 2:30 बजे और बोटाड में शाम 4:15 बजे चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पीएम मोदी खुद डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। वोटर स्लिप भी पहुंचा सकते हैं पीएम मोदी। मुल्तान की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा गुजरात को बदनाम करने वाले लोगों के लिए गुजरात में जगह नहीं। गुजरात की जनता लड़ रही है चुनाव। हम गुजरात को बनाएंगे आत्मनिर्भर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे तापी जिले के निझर में और शाम 4 बजे नर्मदा जिले के देदीपाड़ा में करेंगे रैलियां। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। टेक्सटाइल मार्केट प्रचार के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। चुनाव प्रचार छोड़ वापस लौटने पर मजबूर हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम 4 बजे हलोल में रोड शो में लेंगे हिस्सा। 21 नवंबर को अमरेली में रोड शो करेंगे। 22 नवंबर को खंभालिया में करेंगे रैली। सूरत में भी करेंगे रोड शो और जनसभा। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया गुजरात की जनता के लिए वीडियो संदेश। स्कूल, अस्पताल, रोजगार जैसे वादों की बात करते हुए लोगों से की वोट देने की अपील। सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स से मांगा समर्थन। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं। लिस्ट में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पहले चरण के स्टार प्रचारकों के नाम हैं। मतदान के दिन नजदीक आते ही एक्शन मोड में आया बीजेपी का सोशल मीडिया वॉर रूम। 100 से ज्यादा लोग करते हैं काम। सोशल मीडिया टीम पूरे गुजरात में 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कंटेंट शेयर करती है।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर हमला, कहा उद्धव ठाकरे का दोहरा रवैया है, कांग्रेस के साथ और सावरकर के खिलाफ। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के वीडियो को बताया नौटंकी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। 20 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। पहले फेज में 13 सीटों और दूसरे फेज में 7 सीटों पर उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन। जमालपुर में घर घर जाकर मांगे वोट। ओवैसी की पार्टी गुजरात की 182 सीटों में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के रोड शो का नाम होगा विजय संकल्प रोड शो। दिल्ली में शाम 5 बजे के बाद 14 जगहों पर होगा रोड शो। इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, गजेंद्र शेखावत और मीनाक्षी लेखी भी रोड शो करेंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी और जयराम ठाकुर भी रहेंगे इसमें शामिल। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी करेंगे पत्रकारों से बातचीत। एमसीडी इलेक्शन में आज से प्रचार शुरू कर रही है बीजेपी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर है हमलावर। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, एमसीडी और गुजरात चुनाव में पहली बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को फर्जी वीडियो, फर्जी स्टिंग और बीमारी का वीडियो लेकर आना पड़ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़े। पटपड़गंज विधानसभा की मयूर विहार फेज 2 का मामला। आप उम्मीदवार देवेंद्र और बीजेपी उम्मीदवार विपिन बिहारी में भिड़न। पांडव नगर थाने के बाहर जुटे दोनों नेताओं के समर्थन। यूपी के सैफई में पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बुलाई बैठक में अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। एसपी और पीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक में उपचुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। यूपी के मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मैनपुरी उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में भोगांव विधानसभा में सम्मेलन। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य आज मैनपुरी सदर विधानसभा में करेंगे जनसंपर्क। शाम 6 बजे चाय पर संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव के प्रचार में पहुंची डिंपल यादव। एसपी ने डिंपल को बनाया है उम्मीदवार। मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है सीट। डिंपल बोली, ये मेरा नहीं नेताजी का चुनाव है। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी और एसपी के बीच जुबानी जंग पलटवार करते हुए एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को कहा, दल बदलू। जयवीर सिंह ने एसपी के बूथ मैनेजमेंट को बताया था डंपिंग शंपिंग। मैनपुरी में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के केंद्रीय दफ्तर का कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने किया उद्घाटन। भोगांव के कैंप दफ्तर को लोकसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय ऑफिस में बदला गया। यूपी के बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने की जनसभा। एसपी पर साधा निशाना, कहा मैनपुरी उपचुनाव में एसपी का हाल बुरा, चुनाव आते ही एक हो जाते हैं अखिलेश और शिवपाल। यूपी के रामपुर उपचुनाव में कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने दिया बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन। कहा, यह मेरा व्यक्तिगत फैसला। रामपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव में त्यागी समाज के किया है बीजेपी का बहिष्कार का ऐलान। नावला गांव में हुई बड़ी बैठक के बाद लिया गया है यह फैसला। खतौली सीट पर बीजेपी और आरएलडी में सीधी टक्कर। मुजफ्फरनगर की खतौली उपचुनाव में सियासी घमासान तेज। बीजेपी और आरएलडी उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर लगाया बाहुबली होने का आरोप। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आरएलडी प्रत्याशी को बताया था बाहुबली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य से की जा रही है छेड़छाड़। गलत सूचनाओं पर सरकार करे कार्रवाई। एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा तलोजा जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 महीने तक रहेंगे नजरबंद। हाउस अरेस्ट के लिए नवी मुंबई पुलिस को सौंपे गए गौतम नवलखा। ईडी ने दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट में पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद और महासचिव समेत कई आरोपी सदस्यों के हैं नाम। बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरपर्सन ऋषि अग्रवाल समेत 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 22,842 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में पेशी। ईडी ने आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। अदालत ने दोनों की 5 दिन की ईडी हिरासत बढ़ा दी। यूपी में 34 न्यायिक अधिकारियों के तबादले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की सूची। एडीजी रैंक के न्यायिक अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। लिस्ट में कई जिला जजेस के नाम भी शामिल। मुंबई में खसरा मरीजों की संख्या 184 हो गई है। अब तक 8 बच्चों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, उससे मौत भी हो गई।
बीते 24 घंटे में खसरे से पीड़ित 11 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब तक खसरा संदिग्ध मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खाई में गिरी कार हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। धरासू बैंड के आगे बड़कोट मार्ग पर हुआ हादसा। सीएम धामी ने किया मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी के अमरोहा में प्राथमिक स्कूल की जांच करने अचानक पहुंचे डीएम। कक्षा में पूछे सवाल तो बच्चे नहीं दे पाए जवाब। डीएम ने शिक्षक की लगाई क्लास, कहा बच्चों को ठीक से पढ़ाई जाए, जिम्मेदारी अपनी समझे। पटना में छात्र संघ चुनाव के दौरान लड़कियों के सामने फूट फूट कर रोने लगे जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश। विपक्ष पर पैसे के जरिए वोट खरीदने का लगाया आरोप। पटना विमेंस कॉलेज का मामला। पंजाब के कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की पाकिस्तान के लाहौर में मौत। ड्रग ओवरडोज से मौत की आशंका। भारत से भागकर पाकिस्तान में आईएसआई के इशारे पर काम करता था रिंदा। कतर में फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भाग लेते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस दौरान कतर में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। भारत में देखने को मिल रहा है फीफा 2022 का क्रेज। केरल के मल्लापुरम में लगे फुटबॉल खिलाड़ियों के पोस्टर। वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही टीमों के झंडों की भी बिक्री शुरू। भारत न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच पर भी मंडरा रहे हैं बारिश के बादल। आज दोपहर 12 बजे शुरू होगा मुकाबला। सीरीज का शुरुआती मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। आज पणजी में होगा 53वें गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। लगेगा बड़े सितारों का मेला। 79 से 280 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। 28 नवंबर को होगा समापन समारोह। लीजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम का 78 साल की उम्र में निधन। बेटे ने एबीपी न्यूज को बताया तबस्सुम की आखिरी ख्वाहिश थी अंतिम संस्कार के बाद ही मौत की खबर थी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।